नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में किसान व आदिवासी आंदोलन। तो देखिए, हम फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ये हमारा राजस्थान जीके का ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। ये टॉपिक्स आपको एनी स्टेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर इनको विजिट कर सकते हैं। और जो है आज का जो ये टॉपिक है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट, मतलब राजस्थान में किसानों और आदिवासी आंदोलन। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ये थोड़े बड़े टॉपिक हैं। तो देखिए, राजस्थान में जो किसान आंदोलन है वो कौन कौन से हैं। तो ये थे बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू, बूंदी, अलवर भरतपुर के किसान आंदोलन, मारवाड़ के किसान आंदोलन, बीकानेर के और शेखावटी किसान आंदोलन। तो एक तो किसान आंदोलनों में हम वन बाय वन इनकी चर्चा करेंगे और इसके बाद में जो राजस्थान में आदिवासी या जनजातीय आंदोलन है उसमें भगत आंदोलन, भोमट या एकी आंदोलन, सिरोही में आदिवासी आंदोलन, ये देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये आपने देख ही लिया होगा, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़, अगर ये थोड़ा भी आपके लिए यूज़फुल है तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन की। ये है 1897 से चालू हुआ था और 1941 में ये समाप्त हो गया था समझौते के साथ में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन की मुख्य बातें क्या थी। अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, कोई हिंसा नहीं हुई थी बिजोलिया किसान आंदोलन में। सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था, एक सिस्टमेटिक तरीके से होने वाला पहला आंदोलन था, मतलब पहला संगठित किसान आंदोलन था ये। इसके साथ में माणिक्यलाल वर्मा का जो पंछेड़ा गीत है वो इससे संबंधित है। माणिक्यलाल वर्मा भी से संबंधित है और इन्होंने जो पंछेड़ा गीत है वो इस आंदोलन के लिए ही जो है गाया था। ठीक है। तो ये है बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे लंबा चलने वाला राजस्थान का पहला आंदोलन। इसका प्रारंभ देखिए, भीलवाड़ा में जो बिजोलिया उपरमाल का क्षेत्र है वहाँ पर धाकड़ जाति के किसानों की संख्या बहुत अधिक है। इन्होंने 1897 में शुरू किया था। तो भीलवाड़ा में पड़ता है बिजोलिया, बिजोलिया में है उपरमाल क्षेत्र। यहाँ पर जो धाकड़ जाति के किसान हैं उन्होंने 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू किया था। तो देखिए, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसमें दो जो है मेवाड़ है और एक ये बिजोलिया है। तो मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह और बिजोलिया या उपरमाल क्षेत्र का ठिकानेदार था राव कृष्ण सिंह। इसको आप इस मैप से समझ लीजिएगा कि इस मेवाड़ में भीलवाड़ा आता था। भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा सब मेवाड़ में आते थे पहले। ठीक है। अभी प्रेजेंट टाइम के जैसे नहीं था, पहले ये जो सारा एरिया था वो मेवाड़ में आता था। तो भीलवाड़ा भी मेवाड़ में आ गया, बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ रहा है, तो बिजोलिया या उपरमाल का क्षेत्र भी मेवाड़ का ही एक हिस्सा हो गया। ठीक है। तो इस पर पूरे पर कवरेज किसका है, मेवाड़ का, मतलब। और इस महाराणा फतेह सिंह के ये सामंत हुआ करते थे, जैसे बिजोलिया है, जगनेर है, छोटी छोटी जो ये जागीरें थी, तो वहाँ पर ये सामंत छोड़ देते थे व्यवस्था संभालने के लिए। ठीक है। उन सामंत ये पहले अपने राव लगाते थे। तो बिजोलिया का जो सामंत था या ठिकानेदार था, ठिकानेदार कह दो, सामंत कह दो, वो था राव कृष्ण सिंह। जबकि यहाँ का महाराणा था मेवाड़ का, वो था महाराणा फतेह सिंह। इसके अलावा देखिए, ये जो भीलवाड़ा या बिजोलिया है वो इधर कोटा, बूंदी, ग्वालियर इनसे घिरा हुआ था, तो भी काफ़ी ईजी था इन क्षेत्रों में आना जाना, इसीलिए आंदोलन यहीं से चालू होता है। कारण देख लेते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों चालू हुआ। सबसे बड़ा कारण, जो जितने भी किसान आंदोलन होंगे, आदिवासी आंदोलन होंगे, वो अत्याचार, टैक्स, ये सबसे बड़ा कारण था इनका। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो था कर की व्यवस्था बहुत खराब थी। इसके अलावा लाटा कुंता, ये भी कर का टाइप था। लाटा कुंता क्या होता है, फसल काट कर अंदाज से टैक्स लेते थे, ये तोल कर नहीं लेते थे। ये जो राव कृष्ण सिंह था इसने 84 प्रकार के टैक्स लगा रखे थे। यहाँ बिजोलिया में 84 प्रकार के टैक्स लगा रखे थे। इसमें लाटा कुंता भी था कि फसल, मतलब फसल पक गई, ठीक है, कटाई हो गई फसल की। अब ये इसके जो है एजेंट वहाँ जाएंगे खेत में और अंदाजे से जो है टैक्स लेकर आएंगे। इससे किसान का बहुत नुकसान हो रहा था। 80 से 85% तक जो है फसल टैक्स में जा रही थी। तो ये लाटा कुंता भी बहुत खतरनाक हो रहा था किसानों के लिए। इसके अलावा बेगार करवाई जाती थी, बिना पैसे देकर मजदूरी करवाई जाती थी किसानों से, और भी अन्य प्रकार के टैक्स वगैरह से इनका शोषण किया जाता था। तो ये कारण थे किसान आंदोलन के। इसके अलावा देखिए, मेवाड़ किस श्रेणी में आता था, फर्स्ट श्रेणी में आता था। तो मेवाड़ में फर्स्ट श्रेणी के 16 ठिकाने हुआ करते थे उस वक्त। जब ये किसान आंदोलन चला, बिजोलिया किसान आंदोलन चला, तब मेवाड़ में 16 ठिकाने थे जो फर्स्ट श्रेणी में आते थे। इसमें से एक बिजोलिया था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि बिजोलिया किस श्रेणी का
ठिकाना था वो था फर्स्ट श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया के बारे में ये थोड़ी सी नॉलेज है। देखिए, बिजोलिया का जो संस्थापक है वो अशोक परमार था। ये जगनेर का था। अशोक परमार ने महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में जो 1527 में किया था महाराणा सांगा ने, तो उसमें सहायता की थी अशोक परमार ने। महाराणा सांगा ने देखिए खुश होकर ऊपरमाल का क्षेत्र जो है अशोक परमार को दे दिया था। और इस ऊपरमाल क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो बिजोलिया पड़ता था। तो बिजोलिया और ऊपरमाल पूरा ही किसका हो गया? अशोक परमार। किसने दिया? महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध के बाद में। तो बिजोलिया का जो संस्थापक है वो किसको कहा जाता है? अशोक परमार को। ये स्थितियां थी कि महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ का महाराणा था। ये जब किसान आंदोलन हुआ ये तब के थे महाराणा और सामंत। ठीक है, संस्थापक है अशोक परमार। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको थोड़ा इजी अगर हमें बनाना है तो हम थोड़ा इनको 3 स्टेप में पढ़ेंगे। इसमें से ये बीच वाला जो स्टेप है 1915 से 23 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि पथिक आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपनी सुविधा के लिए मैंने इनको 3 भागों में बांटा है। 1897 में ये शुरू हुआ था, धागर जाति के किसानों ने चालू किया था। 1941 में समझौते के साथ ये बंद हो जाता है। तो 1897 से 1915 तक फर्स्ट स्टेप देखेंगे। इसका सेकंड स्टेप देखेंगे 1915 से 23 तक, और 1923 से 41 थर्ड स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं हम बिजोलिया आंदोलन का फर्स्ट स्टेप कब से चालू हुआ, जो है 1897 से 1915 तक। देखिए, गिरधरपुरा नामक गांव था बिजोलिया में। वहाँ पर गंगाराम जी धाकड़ के यहाँ मृत्यु भोज था। तो मृत्यु भोज के अवसर पर सारे धाकड़ जाति के जो किसान थे वो बैठे थे। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर खाना वाना होता है तो वहाँ पर टैक्स की भी बातें होती हैं उनके बीच में। धाकड़ नामक किसानों के यहाँ वहाँ बैठे बैठे पंचायत करने लग जाते हैं कि इस प्रकार से जो ओवर टैक्स लगा रखे हैं उन्होंने, जो सामंत इसने कृष्ण सिंह ने। तो वहाँ पर साधु सीताराम दास ये थोड़े पढ़े लिखे थे। इन्होंने सलाह दी कि हम ऐसे तो लड़ नहीं सकते सामंत के खिलाफ, तो हम महाराणा फतेह सिंह के पास जाकर इनकी शिकायत करते हैं, राव कृष्ण सिंह की। तो महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत करने के लिए साधु सीताराम दास की सलाह पर कौन जाते हैं? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये 2 जाते हैं। राव कृष्ण सिंह को पता चलता है, इन दोनों को निर्वासित कर दिया जाता है और ये इन पर जुर्माना लगा दिया जाता है, और जुर्माना पे करने के बाद में इनको जो है बिजोलिया में आने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए 1903 में चौवरी कर लगाया जाता है। 1903 में राव कृष्ण सिंह चौवरी कर लगा देता है। और चौवरी कर क्या था? लड़के की जो शादी पर जो है टैक्स लगा दिया जाता है। 5 रुपये का टैक्स था ये, तो किसान बहुत नाराज हो गए और ये कम से कम 200 से अधिक अपनी लड़कियों को लेकर मतलब शादी का विरोध किया कि हम शादी नहीं करेंगे, ये चौवरी टैक्स आप लगा रहे हो। तो ग्वालियर की ओर चले जाते हैं। तो वहाँ पर जो है राव कृष्ण सिंह इनको समझा बुझा कर वापस लाता है और चौवरी कर जो है इनका समाप्त कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में राव कृष्ण सिंह की 1906 में मृत्यु हो जाती है और 1906 में पृथ्वी सिंह जो है नया सामंत बनता है, राव बन जाता है बिजोलिया का पृथ्वी सिंह। ये जगनेर से था। अब इसके बाद में पृथ्वी सिंह जैसे ही सामंत बनता है उसने तलवार बंदाई लगा दिया, तलवार बंदाई टैक्स लगा दिया। ये उत्तराधिकार शुल्क होता था, मतलब अगर नया सामंत बन रहा है तो जनता एक गिफ्ट के रूप में टैक्स देगी। तो ये तलवार बंदाई किसने लागू कर दिया? बिजोलिया में पृथ्वी सिंह ने 1906 में लागू किया। चौवरी कर किसने लागू कर दिया था? राव कृष्ण सिंह ने लागू कर दिया था। क्या था? लड़के की शादी पर टैक्स था। अब यहाँ पर जो पृथ्वी सिंह तलवार बंदाई जो है नया टैक्स लागू कर देता है तो किसान इसका विरोध करते हैं और फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव और साधु सीताराम दास, इन तीनों ने पूरा विरोध किया तलवार बंदाई का। तो बिजोलिया से निर्वासित कर दिया, निकाल दिया पृथ्वी सिंह ने फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को। पहले कृष्ण सिंह ने किसको निकाला था? निर्वासित कर दिया था नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को, और पृथ्वी सिंह ने निर्वासित कर दिया फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को। और ये जो साधु सीताराम दास जो है पुस्तकालय में नौकरी करते थे, इनको भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये फर्स्ट स्टेप था, यहाँ पर चौवरी कर और यहाँ पर ये तलवार बंदाई वगैरह इसकी बात की है हमने। अब सेकंड स्टेप देखेंगे 1915 से 1925 तक। यहाँ विजय सिंह जो पथिक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं।
देखिए, विजय सिंह पथिक 1916 में आंदोलन से जुड़ते हैं और 1927 तक रहते हैं। तो 1916 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और 1915 से ये 1925 तक का समय बहुत इम्पोर्टेंट रहा, ये सेकंड स्टेप। क्यों? क्योंकि इसमें अनुभवी नेता मिले बिजोलिया किसान आंदोलन को, बिल्कुल अनुभवी नेता मिले और ये बिजोलिया किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ पाया इन नेताओं की वजह से, इनके प्रयासों से, ठीक है। इस कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट रहा ये समय। पथिक जो थे, पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुज्जर था। ये बुलंदशहर यूपी से थे। पथिक के बारे में देखिए, ये वाक्य भी बहुत ज़रूरी है। पथिक जी ने 1857 की जैसी सशस्त्र क्रांति प्लान की थी राजस्थान से 1915 में। तो पथिक जी ने 1857 में की जैसी सशस्त्र क्रांति राजस्थान में भी करेंगे ताकि इन अत्याचारों का अंत हो, ये प्लानिंग थी इनकी। और राजस्थान से नेतृत्व विजय सिंह पथिक को दिया गया था। अंग्रेजों को खबर लग जाती है, पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अजमेर की टोडगढ़ जेल में बंद कर दिया जाता है। विजय सिंह पथिक को अजमेर की टोडगढ़ जेल में, अजमेर की टोडगढ़ जेल से, तो टोडगढ़ जेल से जो है पथिक फरार हो जाते हैं और चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में आ जाते हैं। चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में विद्या प्रचारिणी सभा हरिभाई किंकर द्वारा संचालित की गई थी, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, राजस्थान में राजनीतिक जागरण, इसके पहले वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था, आप देख लीजिएगा। उसमें राजस्थान की जो संस्थाएं हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा थी वो हरिभाई किंकर संचालित कर रहे थे। पथिक इस विद्या प्रचारिणी सभा से जुड़ जाते हैं और एज ए टीचर यहाँ पर काम करने लग जाते हैं, ठीक है। अब ये जो विद्या प्रचारिणी सभा थी उसकी एक शाखा बिजोलिया में भी संचालित की गई थी। वो किसने की थी? साधु सीताराम दास। देखिए, अब तक बिजोलिया किसान आंदोलन को किसी न किसी रूप से जो है आगे बढ़ा रहे हैं साधु सीताराम दास। तो यही साधु सीताराम दास हैं जिन्होंने बिजोलिया में इस विद्या प्रचारिणी सभा की एक शाखा स्थापित की थी। अब विद्या प्रचारिणी सभा का क्या था? वार्षिक समारोह था। तो उसमें साधु सीताराम दास भी यहाँ चित्तौड़ गए। पथिक जी से भेंट हुई, पथिक जी से मुलाकात हुई और पथिक जी से रिक्वेस्ट की साधु सीताराम दास ने कि वो बिजोलिया किसान आंदोलन को संभाले। और साधु सीताराम दास की सलाह पर पथिक जी 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन में 1916 में जुड़ने के बाद में देखिए, पथिक ने किसकी स्थापना की? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, ऊपरमाल सेवा समिति की और ऊपरमाल का डंका। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में बनाई और इसका अध्यक्ष या सरपंच बनाया मन्ना पटेल को। ऊपरमाल सेवा समिति बनाई, युवाओं की समिति थी ये। तो कौन सी समिति विजय सिंह पथिक ने बनाई? जो युवाओं की समिति थी वो थी ऊपरमाल सेवा समिति। एक ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित करवाया, समाचार पत्र प्रकाशित करवाया इन्होंने। पर्चा ही था ये ऊपरमाल का डंका। तो इसमें गांव में जाकर आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। इसके बाद में देखिए, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है और जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा युद्ध का चंदा भी जो है किसानों पर थोप दिया जाता है। एक नया टैक्स देंगे किसान, युद्ध में जो खर्चा हो रहा है उसकी भरपाई भी किसान करेंगे। अब यहाँ से जो है ऊपरमाल पंच बोर्ड जो अभी विजय सिंह पथिक ने 1917 में बनाया था, उसने यहाँ से विरोध करना स्टार्ट किया। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 के तहत हरियाली अमावस्या थी और बेरीसाल नामक गांव से इन्होंने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन में क्या किया? एक तो अंग्रेजी सरकार का और राजाओं का असहयोग किया और खुद की पंचायतें इन्होंने बनाई। पथिक ने इस आंदोलन को और बड़ा रूप देने के लिए सहायता ली राजस्थान से राजपूताना सेवा संघ की और राजपूताना मध्य भारत सभा। तो कौन सी दो संस्थाएं थी जो बिजोलिया किसान आंदोलन में मदद कर रही थी? राजपूताना सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत सभा। देखिए, राजपूताना सेवा संघ है वो पथिक ने 1919 में वर्धा में स्वयं ने बनाया था और यहीं वर्धा से राजस्थान केसरी पत्रिका भी निकाली थी। तो ये दोनों पथिक ने बनाए थे, खुद के थे। तो पथिक इन दोनों को भी बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए जो है प्रयोग करते हैं इनका, ठीक है। और इसके अलावा जो राजपूताना मध्य भारत सभा वो 1918 में दिल्ली में बजाज ने बनाई थी। इसकी भी हेल्प जो है पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन में लेते हैं। इनकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है
वो आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप उस पर क्लिक करके इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब इन संस्थाओं की सहायता तो ली, इसके साथ में कांग्रेस की सहायता लेने के लिए विजय सिंह पथिक कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जाते हैं 1919 में। तो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब था? 1919 में था। वहाँ पथिक जाते हैं और तिलक से बातचीत होती है। तो तिलक ने जो ये प्रस्ताव था विजय सिंह पथिक का कि भाई कांग्रेस भी सहायता करे हमारे इस आंदोलन में, राजस्थान के बिजोलिया किसान आंदोलन में, तो पथिक के इस प्रस्ताव को तिलक ने माना और इस प्रस्ताव को वहाँ पर कांग्रेस के उस अधिवेशन में रखा और केलकर ने समर्थन भी किया। लेकिन गांधी जी और मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया। क्यों किया? इसका कारण ये था कि कांग्रेस जो है अंग्रेजों को निकालने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थी, ठीक है, नेशनल लेवल पर आंदोलन चला रही थी ताकि अंग्रेज बाहर जा सके। अगर इन आंदोलनों में, किसान आंदोलन में अगर जो है कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है तो ये देशी राजाओं के नाराज होने का खतरा था। इसी कारण देशी राजाओं को नाराज नहीं करना चाहते थे, तो गांधी जी ने मना कर दिया, इसका विरोध किया। मदन मोहन मालवीय ने भी इसका विरोध किया। लेकिन जब बाद में गांधी जी को वास्तविक स्थिति पता चली कि किस प्रकार से यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं, तो गांधी जी ने स्वयं भी महाराणा को पत्र लिखा और जो मदन मोहन मालवीय थे उनको महाराणा फतेह सिंह को समझाने के लिए भेजा, मेवाड़ भेजा। देखिए, वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो उसके बाद में क्या करते हैं, देखिए कांग्रेस का 1920 में नागपुर अधिवेशन था। इसकी डिटेल चर्चा की थी, कौन सी संस्था ने जो है कौन कौन से जो अधिवेशनों में भाग लिया था राजस्थान से, तो इसकी चर्चा भी राजस्थान के राजनीतिक जो है जागरण है उस वीडियो में आपको कंप्लीट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस का 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। वहाँ पर पथिक ने किसानों पर अत्याचारों की प्रदर्शनी लगवाई ताकि कांग्रेस का ध्यान जाए हमारे परेशानियों की ओर। और वो प्रदर्शनी किसकी सहायता से लगवाई? कालू जी, गोकुल जी और नंदराम जी, ये 3 किसान थे, उनकी सहायता से प्रदर्शनी लगवाई। गांधी जी ने जब ये प्रदर्शनी देखी तो उनको भी बहुत दुख हुआ और गांधी जी ने समर्थन किया। और सचिव थे, गांधी जी के सचिव थे महादेव देसाई, उनको महाराणा को समझाने भेजा। तो देखो, पहले तो भेजा था गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को और फिर दोबारा भेजा सचिव महादेव देसाई को। इसके अलावा कई समाचार पत्रों के द्वारा भी पथिक ने इसको भारतीय स्तर पर फैला दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार किया था और इससे अंग्रेजी जो व्यवस्था थी उसकी बहुत ही बुराइयां भी हुई थी। महाराणा फतेह सिंह के बारे में भी लोगों को पता चला था कि किस प्रकार वहाँ पर मेवाड़ में अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका श्रेय जो है ये पत्रिकाओं को भी जाता है। तो किस किस पत्रिकाओं का योगदान रहा इसके प्रचार प्रसार में? तो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी की एक पत्रिका निकलती थी, प्रताप। तो उसमें बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बताया गया। पथिक जी ने चांदी की राखी भेजकर गणेश शंकर विद्यार्थी से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बारे में भी प्रताप में लिखो। इसके अलावा पूना से मराठा और केसरी निकलते थे, सभी को पता है तिलक के थे मराठा और केसरी। तो तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के बारे में लिखा। इसके अलावा प्रयाग में अभ्युदय में, कलकत्ता के भारत मित्र में, वर्धा से राजस्थान केसरी, ये तो खुद विजय सिंह पथिक का था, और अजमेर से नवीन राजस्थान भी विजय सिंह पथिक का था। तो इन दोनों में तो वो इसके बारे में लिखेंगे। इसके अलावा इन सब पत्रिकाओं का योगदान रहा इस आंदोलन को जो है भारतीय स्तर पर फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो देखिए, जब ये मेवाड़ की जो है मेवाड़ के अत्याचार जब ओपन रूप से इन पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे भारत में फैले और गांधी जी के द्वारा भी यहाँ पर समझाने के लिए भेजे गए व्यक्ति, तो जो है मेवाड़ महाराणा ने स्वयं ही 2 जांच आयोग गठित किए। पहला जांच आयोग 1919 में बिजोलिया में बनाया, दूसरा जांच आयोग 1920 में उदयपुर में बनाया। तो पहला जो जांच आयोग बनाया वो बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग था, मतलब अध्यक्ष जो थे बिंदुलाल भट्टाचार्य थे। इसके अलावा अमर सिंह और अफजल अली, ये 3 लोग थे जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग महाराणा फतेह सिंह ने बनाया था। किस लिए बनाया था? कि यहाँ पर जो है किसानों पर जो टैक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं इनकी जांच के लिए बनाया था। अफजल अली इसमें न्यायाधीश थे। इसके अलावा दूसरा जांच आयोग 1920 में जो उदयपुर में बना था उसमें भी 3 सदस्य थे, राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय, ठीक है। और माणिक्य लाल वर्मा भी, इन दोनों में से पूछा जा सकता है कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के द्वारा जो 2 जांच आयोग बनाए गए थे उसमें माणिक्य लाल वर्मा किस जांच आयोग से बने? तो उदयपुर वाले जांच आयोग से जुड़े थे, ठीक है।
दोनों जांच आयोग की सिफारिशें महाराणा को दी गई, लेकिन महाराणा ने दोनों ही जांच आयोग की सिफारिशें नहीं मानी। पथिक ने उमाजी का खेड़ा से आंदोलन जारी रखा था। उमाजी का खेड़ा से पथिक जी ने आंदोलन जारी रखा था और पथिक का जो है गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। इसके बाद में देखिए राजस्थान सेवा संघ के जो मंत्री थे रामनारायण चौधरी, वो विल्किंस से मिलते हैं। इसके बीच में ही मेवाड़ का पीए था विल्किंस, ठीक है। तो विल्किंस इन मंत्री रामनारायण चौधरी को आश्वासन देते हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम से रखिएगा। तो विल्किंस ने एक समिति बनाई। तो ये विल्किंस समिति है। विल्किंस रॉबर्ट हॉलैंड था। विल्किंस खुद मेवाड़ का पीए था और रॉबर्ट हॉलैंड था राजस्थान का एजीजी, और आगलवी ये सचिव था। प्रभाष चंद्र चटर्जी मेवाड़ का दीवान था। बिहारी लाल हाकिम शायर था एक, ठीक है। तो इन्होंने 1922 में समझौता किया किसानों से और उसमें 35 कर समाप्त कर दिए। अब किसानों की तरफ से कौन कौन गए वो देखिए। मोतीराम, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी और इनकी पत्नी अंजना चौधरी ने भी पार्टिसिपेट किया था, और माणिक्यलाल वर्मा। तो इनके बीच में, दोनों के बीच में, विल्किंस मंडल और किसान मंडल, इन दोनों के बीच में 1922 में समझौता हुआ और 35 कर माफ़ कर दिए। लेकिन जो ये समझौता हुआ और इसमें ये जो 35 कर समाप्त किए, ये महाराणा ने स्वीकार नहीं किए, नहीं माने, और फिर से जो है आंदोलन उग्र रूप लेता है। तो अब देखेंगे थर्ड स्टेप। ये 2 स्टेप थे, आप उसको एक आध बार रिपीट करके देखिएगा, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थर्ड स्टेप है 1923 से 1941 तक का। देखिए एक नया मोड़ आता है आंदोलन में। 1923 से 1926 में 26 तक, इन 3 सालों में मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ता है, और उस अकाल के बाद में 1926 में ट्रेंच आता है, ट्रेंच आयोग आता है मेवाड़ में, और ये ट्रेंच आयोग राहत की बजाय इनको और ज़्यादा टैक्स जो है इनको थोप कर चला जाता है मेवाड़ की जनता पर। तो सिंचित और असिंचित ज़मीन होती थी। सिंचित मतलब जहाँ फसल हो रही है, जहाँ फसल उगती है, और असिंचित बंजर। तो इसने उल्टा काम कर दिया ट्रेंच आयोग ने। इसने क्या किया, सिंचित ज़मीन थी जहाँ पर फसल हो रही थी उस पर तो टैक्स कम कर दिए, और असिंचित ज़मीन पर टैक्स बढ़ा दिए। तो सिंचित पर कम कर दिए वो तो ठीक थे, लेकिन जो बंजर ज़मीन पड़ी है उस पर कुछ भी नहीं उग रहा है, उस पर टैक्स कैसे भरेंगे किसान, ठीक है। तो किसान ये समस्या लेकर फिर पथिक के पास जाते हैं। पथिक जी ने पट्टे सामंत को लौटाने की सलाह दे दी। पथिक जी ने सोचा कि पट्टे जब लौटाए जाएंगे सामंत को तो सामंत कुछ रियायत करेगा, किसानों पर दया करेगा, लेकिन सामंत ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ज़मीनें महाजन किसानों को दे दी, ठीक है, खेती के लिए महाजन किसानों को दे दी। अब इस प्रक्रिया से कि ज़मीनें ही हाथ से चली गई, ज़मीनों के पट्टे सामंत ने ले लिए, तो वो रियायत के लिए गए थे, उल्टा पट्टे हाथों से निकल गए, तो किसान पथिक के विरोधी हो गए और पथिक को बिजोलिया से निर्वासित कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए किसान ही विरोधी हो गए पथिक के, और पथिक बिजोलिया से निकाल दिए गए। पथिक ने बिजोलिया आंदोलन छोड़ा 1927 में, एंटर हुए थे 16 में और छोड़ दिया 27 में। 11 साल का नेतृत्व रहा इनका। फिर उसके बाद में देखिए गांधी जी ने नेतृत्व दे दिया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को संभालेंगे माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज। माणिक्यलाल वर्मा तो संभालते रहे, लेकिन जमनालाल बजाज ने अपनी जगह हरिभाऊ उपाध्याय को नियुक्त कर दिया। तो जमनालाल बजाज ने बिजोलिया किसान आंदोलन में अपनी जगह किसको नियुक्त किया था, हरिभाऊ उपाध्याय को। जमनालाल बजाज मेवाड़ के महाराणा से मिलते हैं और सुखदेव प्रसाद से मिलते हैं। सुखदेव प्रसाद मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह, और मेवाड़ का प्रधानमंत्री था सुखदेव प्रसाद। तो इससे मिलते हैं। 20 जुलाई 1931 को इनके बीच में समझौता होता है। लेकिन कुछ समस्याओं को लेकर माणिक्यलाल वर्मा भी सुखदेव प्रसाद के पास जाते हैं। तो किसानों का प्रतिनिधि मंडल लेकर माणिक्यलाल वर्मा सर सुखदेव प्रसाद के पास जाते हैं उदयपुर। सुखदेव प्रसाद ने उल्टा माणिक्यलाल वर्मा को ही गिरफ्तार करवा दिया और माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ जेल में बंद कर दिया गया। रिहाई पर इनको मेवाड़ आने पर रोक लगा दी, मेवाड़ से निर्वासित कर दिए गए माणिक्यलाल वर्मा। अब आंदोलन का लास्ट स्टेप, आंदोलन का अंत 1941 में हुआ। कब हुआ? टी.वी. राघवाचार्य थे, ये मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री बने। ये थोड़ा सही आदमी था। तो टी विजय राघवाचार्य ये मेवाड़ का नया प्रधानमंत्री बन के आया। तो इसने मामले की जांच की और ये समझौता किया। इसके साथ में राजस्व मंत्री था डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, और ये माणिक्यलाल वर्मा अपने इधर से थे ही। इनके बीच में समझौता होता है। माणिक्यलाल वर्मा की ये सबसे
बड़ी जीत होती है, सबसे पहली सफलता और सबसे बड़ी सफलता कह सकते हैं। और किसानों को ज़मीनें वापस यहाँ पर लौटा दी जाती है। इसके साथ ही इस आंदोलन का अंत हो जाता है। ये था विजोलय किसान आंदोलन। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू विद्यार्थियों।